ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सभी घर पर स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे ऐसी आशा के साथ आज हम संज्ञा का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो संज्ञा, इसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। इसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। यह संज्ञा शब्द जब इसके टुकड़े किए जाते हैं तो यह इससे दो शब्द निकलकर सामने आते हैं, सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा। सम का सामान्य अर्थ होता है अच्छी तरह से। ज्ञा का अर्थ होता है जान। तो इससे तात्पर्य हुआ संज्ञा के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हमने किसी व्यक्ति, वस्तु को कोई नाम दे दिया तो हम उसे अच्छी तरह से जान पाते हैं। संज्ञा टॉपिक में से सामान्य टॉपिक माना जाता है। लगभग चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं सभी क्लासों में इसको पढ़ा जाता है। बच्चे सामान्य रूप से इसके बारे में जानते हैं, फिर भी कई चीजें ऐसी है जो हम नहीं जान पाते हैं। संज्ञा के सामान्य जो अर्थ होता है वह है नाम। संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। अगर हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी को भी कोई नाम दे रखा है तो वह संज्ञा ही कहलाती है। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा हम सभी ने पढ़ रखी है, रट रखी है, लेकिन उसको ध्यान से समझने की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है या कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी स्थान है, जैसे हम सवाई माधोपुर में रहते हैं तो सवाई माधोपुर एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि हमने इस स्थान को क्या दे रखा है, एक नाम दे रखा है। तो इसी तरह से कई चीजें हैं हमारे सामने। हम जैसे यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, हमारे सामने कई चीजें मौजूद है, जैसे मोबाइल, ये भी संज्ञा है। जैसे खिड़की, पंखे, टेबल, फर्श, छत आदि, ये सब क्या है, संज्ञा। मेरे हाथ में मार्कर है या ब्लैक बोर्ड, जिसे हम हिंदी में श्यामपट्ट कहते हैं, ये सब संज्ञा शब्द के ही अंतर्गत आते हैं। अब आप देखिए, संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति आती है, वस्तु आते हैं, स्थान आता है, भाव आता है, लेकिन इन सभी का क्या होना चाहिए, नाम। इन सभी को अगर हमने नाम दे रखा है तो ये सब संज्ञा के शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। अब आप देखिए इसके उदाहरण, जैसे मैं किसी व्यक्ति का नाम राम, मोहन, या अपने जो भी हमारे आसपास परिचित रहते हैं, कोई मित्र रहते हैं, सगे संबंधी जो भी हैं, जिनके नाम हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। वस्तु, वस्तु में कोई सी वस्तु आ सकती है, जैसे आप पुस्तक से पढ़ते हैं, पेन, पेंसिल आदि, ये सब क्या है, वस्तु है। आप जो भी चीजें आप देखते हैं, टेबल, फैन यानी पंखा आदि जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, वो सब इसके अंतर्गत ही आएगी। इसके बाद है स्थान। स्थान आप जानते हो, हमने हमारे गली मोहल्लों को भी नाम दे रखा है, शहर को भी नाम दे रखा है, या जिले को या भारत देश को, जिसको भी हमने नाम दे रखा है, स्थान का नाम दे रखा है, वो सब संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे
सवाई माधोपुर, भारत, चीन आदि। इसके बाद आता है भाव। भाव चीज ऐसी है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भाव को केवल हम अनुभव ही कर सकते हैं, यानी अर्थात छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। जैसे सुख, दुख, घृणा जिसे हम नफरत भी कह सकते हैं, शोक, विस्मय आदि। ये सब हमारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इन सभी को हमने पढ़ लिया, ये उदाहरण आते हैं संज्ञा के अंतर्गत, लेकिन इन सबको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जातिवाचक संज्ञा को हम कॉमन नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम इसके अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे जानवर या सब्जी या नदी, ठीक है, यानी जो सभी पूरे समूह का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था, जैसे सुख, दुख, घृणा, नफरत, शोक, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक यानी बताने वाला, यानी किसी व्यक्ति को बताने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में बताने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा हम आराम से इन्हीं शब्दों से बना सकते हैं। आप इसको 2 तरह से परिभाषा बना सकते हो, किसी शब्द से भी या वे संज्ञा शब्द। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान
आदि का बोध होता है। दोबारा पढ़ते हैं इसको। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है। अर्थात इससे हमें एक चीज ये भी पता लग रही है कि ये संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात ये बहुवचन में नहीं होते हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले सभी शब्द एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं। इसकी हम परिभाषा दूसरे तरीके से बनाएं तो किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब व्यक्ति के नाम में कोई व्यक्ति आ सकता है, जैसे हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स हैं उनके सभी के नाम रहते हैं तो वो सभी नाम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। रोहन, आयुष आदि। इसके अलावा हमारे घर में जो भी सदस्य रहते हैं वो सभी जिनके नाम हैं, हमारे इस भारत देश के 135 करोड़ जनता में से जो भी नाम है, जिन जनता के जो नाम उनको दिए गए हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे देश का नाम भारत है तो भारत एकमात्र है, देश एक ही है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अर्थात स्थानों के नाम जो एक ही हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसमें अन्य देश भी आ सकते हैं, हमारा सवाई माधोपुर भी आ सकता है। अर्थात किसी भी स्थान का नाम इसमें आ सकता है। आगे देखिए आप, तीसरी चीज लिए हमने वस्तु। तीसरी चीज लिए हमने वस्तु। तो वस्तु में देखिए आप, जैसे मैंने बताया था आपको, पेन है, ठीक है, टेबल है, पंखा है, या टिफिन, बोतल, जो भी आपके आसपास चीजें मौजूद रहती है वो सभी वस्तु के अंतर्गत ही आते हैं। इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं। इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूज में रह जाते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या भाववाचक है। आगे देखिए आप, इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा आपको बनानी है तो इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। जैसे हमने व्यक्तिवाचक में इसका प्रयोग किया, ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जातिवाचक जाति को बताने वाले, जाति को बताने वाले। ध्यान से आप देखोगे तो आप आराम से इसकी परिभाषा बना सकते हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने परिभाषा बनाई, वे संज्ञा शब्द जिनसे, वे संज्ञा शब्द जिनसे, तो आप किसी चीज को इसमें भी ले सकते हो प्रयोग में। वे संज्ञा शब्द जिनसे, जिनसे एक ही प्रकार के वर्ग या समूह का बोध होता है। वे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार के वर्ग या समूह का बोध होता है। अब इससे हमें पता लग गया कि इन संज्ञा शब्दों में किसी एक व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है, एक व्यक्ति के लिए यह प्रयुक्त नहीं होता है, यह पूरे समुदाय या वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। अब इसमें हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे अब इसमें कोई प्राणी भी आ सकता है, कोई वस्तु भी आ सकती है,
तो इसको भी बड़े ध्यान से देखना हमें पड़ेगा। अब आप देखिए, जैसे हमने लिख दिया देश। देश शब्द किसी एक नहीं है, देश हमारे अनेक हैं, तो ये देश शब्द किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पुस्तक, अब यहाँ पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर पुस्तक किसी एक ही पुस्तक के बारे में बताया जाए, जैसे रामायण, गीता, महाभारत, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर केवल पुस्तक शब्द आया है, जो कि केवल यानी अनेक प्रकार की पुस्तकों को बोध करा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गाय, अर्थात किसी भी जानवरों को जो हमने एक तरह से नाम दे रखा है, लेकिन वो क्या है, पूरी एक ही प्रकार की जाति का बोध कराते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने लिख दिया सब्जी। अब ये सब्जी, इसके अंतर्गत कई प्रकार की सब्जियां आती है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके बाद जैसे हमने कोई से फल ले लिया, ठीक है, फल में भी कई प्रकार के फल आते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अभी हमने टेबल लिखा था, कुर्सी भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, मेज लिख सकते हैं, तो ये सब भी जातिवाचक संज्ञा, यानी ये किसी एक के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहे, ये उस समूह की सभी वस्तुओं के लिए प्रयोग में आ रहे हैं, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही हम पक्षी, इसमें हम चिड़िया भी लिख सकते हैं। अब चिड़िया कोई एक चिड़िया थोड़ी, अनेक है चिड़िया, तो ये पूरी अपनी जाति का बोध करा रही है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इनको बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए, इन उदाहरणों को, और इसको बिल्कुल गौर से समझना चाहिए कि ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमने इसमें समूह दे रखा है, तो ये सब समूह का ही बोध कराते हैं, एक किसी वर्ग विशेष का ही बोध कराते हैं। आगे देखिए, इस जातिवाचक संज्ञा को हमने दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। वैसे कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि संज्ञा को 5 प्रकार से बताया गया है, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो जो दो प्रकार है वो इस जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इसमें जो इसके प्रमुख रूप से जो दो प्रकार है वो हैं जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार हैं, या इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला समूहवाचक, दूसरा पदार्थवाचक। समूहवाचक को हम इंग्लिश में लिखते हैं कलेक्टिव नाउन, पदार्थवाचक को लिखते हैं हम मेटेरियल नाउन। अंग्रेजी में भी ये संज्ञा टॉपिक होता है नाउन के नाम से, उसमें भी हम ये चीजें सब मिलेंगे आपको। तो समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव यानी जो किसी वर्ग समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा, समूह, झुंड, सभा आदि। ये सब किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं कराते, या एक चीज का या एक वस्तु का बोध नहीं कराते, ये सब पूरे समूह का बोध कराते हैं। जैसे कक्षा, इनमें कई प्रकार के स्टूडेंट हैं, हमारे कई विद्यार्थी रहते हैं। समूह है, इसमें भी कई प्रकार के लोग हैं। झुंड, झुंड भी कई व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। सभा, इसमें भी कई व्यक्ति मौजूद होते हैं। इसके बाद देखिए आप पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं मेटेरियल नाउन। पदार्थ आप जानते हो कौन कौन से होते हैं मेटेरियल, जैसे सोना, चांदी, ये तो सब आते हैं हमारे ठोस में। इसके बाद आते हैं द्रव, द्रव में हमारे आ जाएंगे पानी, तेल, घी आदि। इसके बाद गैस,
केस में आ जाएगा भाप। इस तरह से ये चीजें होती है, इसको भी हम 3 प्रकारों में देख सकते हैं। तो आप देखिए इसकी उदाहरण, सोना, लोहा, जो भी हमारे मेटेरियल यानी पदार्थ हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। द्रव में आप ले सकते हो पानी, दूध आदि, और गैस अवस्था में आप ले सकते हो भाप आदि। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। ये भी अगर आपके सामने ये आ जाए कक्षा या समूह और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत है, तो आप जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बताएं। लेकिन आपसे पूछा जाए जातिवाचक संज्ञा के कौन से भेद के अंतर्गत है, तो आप फिर उसको जैसे बताएंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, आप जो भी मैं बात कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुने। ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, लेकिन आपसे ये पूछा है जातिवाचक संज्ञा में कौन से भेद के अंतर्गत है, तब आप ये चीजें बताएं। ओके स्टूडेंट्स।